हेलो दोस्तों, निमी टेक्निकल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आइए दोस्तों, आपके डिमांड के अनुसार हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए मध्य प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है और ऑफिशियल क्वेश्चन है ना। अब देखिए, लास्ट टाइम में जो वैकेंसी आई थी रेडियो ऑपरेटर की, ये वैकेंसी थी 2020 में, लेकिन कोविड की वजह से ये 2022 में एग्जाम हुआ और उस एग्जाम का आज हम एनालाइज करेंगे, उस पेपर का एनालाइज करेंगे जो एग्जाम हुआ था आपका 12 फरवरी 2022 को, है ना। इसमें देखिए संभवतः कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं और रिपीटेड क्वेश्चनों को हम देखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, है ना। तो बिल्कुल पेन कॉपी के साथ देखिएगा इस क्लास को। और ये आपका डिमांड था, आपका डिमांड हो और निमी टेक्निकल के स्टूडेंटों का डिमांड हो और हम आपके कमिटमेंट को पूरा करें ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि आपसे हमें इतना प्रेम और विश्वास है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं या फिर बाद में देख रहे होंगे, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको हमें थोड़ा सपोर्ट करना है, क्योंकि हमें सपोर्ट की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, आपका प्यार ही हमारे लिए सपोर्ट है। पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ चुका है ना। बच्चे बार बार बोल रहे थे कि सर रेडियो ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाइए। लीजिए आप सभी के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सोलेनॉइड के लिए कौन सा कथन सही है ना। आपको विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए सोलेनॉइड, यानी कि जिसको इंग्लिश समझ में आता है वो इंग्लिश समझे, हिंदी वाले हिंदी में पढ़े, है ना। बाई लैंग्वेज क्वेश्चंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को भी। सोलेनॉइड के अंदर कौन सा कथन सत्य है। एक परिनालिका चुंबक की तरह व्यवहार नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, एक परिनालिका चुंबक की तरह व्यवहार नहीं कर सकती है, ये बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन ए में दम है ना। ऑप्शन बी है, परिनालिका के अंदर एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है ना। एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है या एक परिनालिका चुंबक से बनी होती है या सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होती है। ऑप्शन ए है, देखिए बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर देखिए, अगर हम इस प्रकार से एक कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, उस मटेरियल में ध्यान से देखिए, अगर हम इस प्रकार से उसमें कॉइल लगा देते हैं ना, कॉइल लगाने के बाद जब इसमें हम सप्लाई देते हैं, है ना, पहले कॉइल लगा लें, जब इसमें हम सप्लाई देंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें मैग्नेटिक पोल जनरेट होंगे, है ना। अब ये पोल किस तरफ, कौन सा पोल जनरेट होगा, ये इसके कॉइल लपेटने की, जिस प्रकार से आप कॉइल लपेटेंगे ना उस पर ये डिपेंड करती है। अब देखिए कॉइल बाहर से लपेटी गई है ना। अब इसमें देखिए एक ये चुंबकीय मटेरियल है और इसमें हम लपेटते हैं इस प्रकार से। अब ये देखिए आप ध्यान से, इसमें कॉइल आपको नजर आएगी अंदर की तरफ से, है ना, किधर, अंदर की तरफ से लपेटी हुई है। अगर जिसमें कॉइल बाहर की तरफ से लपेटी हुई है तो उसमें इधर N और इस तरफ S, और जो अंदर से है उधर उसमें इस तरफ N और इस तरफ S पोल जनरेट होगा। अब इसको मतलब हमें पता करना है कि किस तरफ N और किस तरफ S जनरेट होगा पोल, तो हमें क्या करना होगा, हमें देखिए स्क्रू नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका, स्क्रू रूल्स का प्रयोग करना पड़ेगा। स्क्रू नियम के द्वारा हम पता कर सकते हैं। जस्ट इसी प्रकार से सोलेनॉइड में भी होता है, यानी कि अगर हम सोलेनॉइड को भी थोड़ा सा समझें डिटेल में तो देखिए आप, ये है आपका सोलेनॉइड और इसमें इस प्रकार से हमने क्या लपेट दिया, वाइंडिंग लपेट दिया, है ना। वाइंडिंग जब हम ऐसे लपेट करके इसमें सप्लाई अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, इस केस में इसमें क्या होगा कि एक तरफ N और एक तरफ S जनरेट होगी, लेकिन हम स्क्रू नियम के द्वारा इसमें इसकी पोलैरिटी को चेक नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एंड रूल का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका, एंड रूल का, या फिर हेलिक्स का रूल। किसका, हेलिक्स रूल्स का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए स्क्रू नियम कहां पर लगेगा, जो हम सामान्य चुंबक मतलब किसी मैग्नेटिक मटेरियल में कॉइल लपेटकर चुंबक बनाना चाहते हैं तो उसमें जो पोल जनरेट होंगे उसको स्क्रू रूल के द्वारा, और एंड रूल और हेलिक्स का रूल कहां पर अप्लाई होता है, ये किसी सोलेनॉइड में होता है। देखिए सोलेनॉइड जो है ना सर, सोलेनॉइड जो है उसमें इसकी एक पहचान होती है कि इसका होता है क्या, इसका जो व्यास वो कम होता है और इसकी लंबाई जो होती है ना वो अधिक होती है ना। इसकी लंबाई क्या होगी, अधिक होगी। यही इसकी पहचान है, यही क्या है, इसकी पहचान है। याद रखिएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इस क्लास का PDF भी मिलता रहे।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी संस्था दूर से ही किसी पिंड पर बल लगा सकती है। अब देखिए कई बार मैंने क्या किया कि इस प्रकार का क्वेश्चन लाया इसी लैंग्वेज में, लेकिन स्टूडेंट क्या कहते हैं कि सर इस लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब आप खुद देख लीजिए, है ना, खुद देखिए किस लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। अगर इंग्लिश ना रहे तो समझना मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी संस्था दूर से ही किसी पिंड पर बल लगा सकती है, ये क्या कहलाएगी आपकी स्ट्रीम, हैंड्स, विंड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखना कोई मैग्नेट है ना, ये एक आपका क्या है मैग्नेट है, इधर एन पोल है और इधर एस पोल है। अब इसमें देखिए क्या है कि अगर जस्ट इसी के सामने एक और हम चुंबक रख दें और इसमें इधर एस और इधर एन रख दें तो क्या होगा, आपस में ये एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, दूर जाने। मैग्नेट में एक देखिए इसकी एक विशेषता होती है कि अगर समान पोल है, समान पोल का मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव है तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। इसी प्रकार से निगेटिव प्लस निगेटिव में प्रतिकर्षण, लेकिन पॉजिटिव और माइनस निगेटिव तब क्या होगा, आकर्षण होगा। ये क्या है, इसका एक गुण है, इसका एक क्या है, प्रॉपर्टीज है। आप देख रहे हैं ना, चुंबक को आप कभी भी सामने ले जाइए तो एस और एस को एक साथ रखिए, है ना। अब देखिए, अब चुंबक में तो आपको दिखेगा नहीं कि भाई एस किस तरफ है, एन पोल किस तरफ है। तो आपको जानने के लिए क्या करना होगा कि दो चुंबक को आपस में एक आमने सामने रखना होगा। अगर चुंबक एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है तो यूं समझिए अलग अलग पोलरिटी के चुंबक है ना। और फिर उसको घुमा फिरा करके देखिए, अगर चुंबक एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं तब समझिए या तो पॉजिटिव पॉजिटिव सामने आ गए या फिर निगेटिव निगेटिव सामने आ गए, है ना। ऐसा तभी होता है जब सेम पोलरिटी के होते हैं। कैसे होंगे, सेम पोलरिटी के, है ना। यदि शुद्ध बाहरी बल शून्य है तो शरीर आराम की अवस्था में बना रहता है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है देखिए, जिसमें कि रुकी हुई वस्तु स्थिर स्थिति में और गतिमान वस्तु एक गतिमान स्थिति में चलती है, इस गुण को क्या कही जाती है ना। एक लॉजिकल क्वेश्चन है, मैं तो इस क्वेश्चन को लॉजिकल का ही नाम दूंगा। और कैसे लॉजिक आपको लगाना है, रेजिस्टेंस कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं या इनर्शिया कहते हैं, है ना। हम इसको क्या नाम देंगे, हम इसको दोस्तों इनर्शिया नाम देंगे। इनर्शिया बोले तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है, देखिए इनर्शिया का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है ना, उस वस्तु की गति में, उस वस्तु की गति की स्थिति में यदि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन का वो विरोध करता है, उसी को कहा जाता है जड़त्व। जैसे कि अपन क्या होते हैं कि हम कई बार बस में बैठे होते हैं, है ना, तो बस अचानक से चल देती है। देखिए जब बस अचानक से चलती है ना तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं, और जब बस अचानक से रुकती है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। ये क्या लग रहा है सब, ये सब जड़त्व का नियम ही है ये, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि देखिए जब हम ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, ट्रेन अचानक से चल देती है, वही कहानी है, वही सेम कहानी है कि जब बस ट्रेन में हम बैठे हैं और ट्रेन अचानक से चल दे तो फिर हम झटका खा करके पीछे गिर जाते हैं। अब जब ट्रेन रुके अचानक से तो हम झटके खा करके आगे चले जाते हैं, है ना। ये जड़त्व का नियम है। और देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जड़त्व का नियम है ना, जो जड़त्व का नियम है, ये नियम किसके बराबर, किसके मतलब कि किसके जैसा, किसके समान है। तो ये जो न्यूटन का पहला नियम है, किसका नियम, न्यूटन का जो नियम है, कौन सा, जो पहला नियम है, इसी के समान होता है। जड़त्व का नियम और न्यूटन का पहला नियम बिल्कुल एक दूसरे के समान ही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, जड़त्व, इसको करेक्ट आंसर कहेंगे, है ना। एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, त्वरण, ना ही गतिशीलता कहेंगे और ना ही रेजिस्टेंस कहेंगे। रेजिस्टेंस तो देखिए किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक का दुश्मन कौन है, हर किसी का दुश्मन होता है, अपना भी कोई ना कोई होगा, है ना, हर किसी का होता है। और चलिए अगला क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही पतला फाइबर होता है। ये किसका बना होता है, प्लास्टिक का, कॉपर का या फिर ग्लास से बना हुआ बहुत पतला फाइबर है ये, है ना। तो देखिए सबसे पहली बात देखिए, ये तो प्लास्टिक का बनता है और ग्लास का बनता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसका इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। हम हर कोई मतलब कि हर कोई मोबाइल चलाता है, हम भी चलाते हैं। मोबाइल में देखिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, कौन सा सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम है। कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि नेटवर्किंग के लिए, किसके लिए,
नेटवर्किंग के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जाता है। किसके नेटवर्किंग के लिए? मोबाइल फोन के लिए, है ना। मोबाइल फोन में जो नेटवर्क आती है इसी के लिए। देखिए इसमें क्या है कि अब आप कमेंट करके बताइए कि कितनों को पता है कि मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं, है ना। कमेंट शिद्दत से कीजिएगा। किसको किसको पता है कि हिंदी में हम मोबाइल को क्या कहते हैं, है ना। मोबाइल में जो नेटवर्किंग होता है ना, वो जो नेटवर्किंग होता है यानी कि कम्युनिकेशन जो है ये नेटवर्किंग के लिए काम करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम नेटवर्किंग में किसके नेटवर्किंग के लिए? मोबाइल फोन के नेटवर्किंग के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग करते हैं जो प्लास्टिक और ग्लास का बना होता है। यदि आपको ये पता चल जाए कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो मजा ही आ जाए ना, है ना। तो सुनिए, ये TIR के सिद्धांत पर कार्य करती है ना। TIR बोले तो टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर ये काम करती है। ये क्या करती है कि हाई स्पीड के साथ डाटा ट्रांसफर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, है ना। अब देखिए क्या है इसमें कि जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है ना, मान लीजिए कि ये आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ये क्या है? आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल। इस ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो डेटा होता है ना, वो कैसे ट्रांसफर होता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो जिग जैक रूप में। किस रूप में? जिग जैक रूप में। कैसे ट्रांसफर होगा? जिग जैक के रूप में, है ना। जिग जैक का मतलब क्या? कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार से इसमें डाटा ट्रांसफर होता है। तो देखिए आंसर क्या होगा इसका? एक और तीन सही है ना। 1 और 3 सही है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए से हम बिल्कुल भी मतलब कि ऑप्शन ए हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट है। प्लास्टिक से और ग्लास से मिल करके इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। बहुत ही पतला होता है। देखिए ये पारदर्शित होती है, इसको हम आर पार देख सकते हैं क्योंकि इसमें ग्लास लगी होती है, राइट। भारी भार उठाने के लिए उपयोग की जाने वाले हाइड्रोलिक लिफ्ट के सिद्धांत को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून सिद्धांत लागू किया जाता है? यानी कि ये देखिए दोस्तों, ये एक प्रकार से ना मैकेनिकल वालों का क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, है ना। फिर भी जवाब तो देना ही पड़ेगा, आपके सामने आया है तो, है ना। आप साबित कर दीजिए कि भाई आप इलेक्ट्रिकल है तो क्या हुआ, आप खिलाड़ी हैं, है ना। आप क्या है? आप खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन चाहे कुछ भी आ जाए, जवाब तो हम देके ही रहेंगे। पास्कल नियम, आर्किमिडीज नियम दोनों, या फिर आर्किमिडीज सिद्धांत या फिर पास्कल का सिद्धांत, भैया न्यूटन का तीसरा सिद्धांत, है ना। तो आप किधर जाएंगे? मैं तो जाऊंगा देखिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ, और आप भी मेरे साथ ही चलिए। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? पास्कल का नियम। यार पास्कल का नियम है क्या चीज? पास्कल का क्या कहता है? मतलब ये देखिए, ये एक पाइप है। ये क्या है? एक पाइप है ना। ध्यान से सुनिए, ये क्या है? एक पाइप है। इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें यूं समझिए लिक्विड भरी हुई है। इस प्रकार से क्या है? लिक्विड, पानी भरी हुई है या फिर कोई भी लिक्विड, कोई भी इसमें लिक्विड भरी हुई है ना। तो उस अगर हम इसको इधर से प्रेशर देते हैं, इस तरफ से हम इसको प्रेशर देंगे तो ये लिक्विड क्या करेगा? आगे तक चली जाएगी। अगर इसी में इधर भी मान लीजिए एक पाइप है, इधर भी एक पाइप है, तो ये लिक्विड इसमें भी जाएगी फिर, है ना। इसमें भी जाएगी लिक्विड। तो पास्कल का नियम क्या कहता है कि अगर किसी लिक्विड में हम एक तरफ से प्रेशर देना तो वो लिक्विड जो है ना चारों तरफ संचरित होने लगती है। यही क्या कहलाता है? यही पास्कल का नियम कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इसका बेस्ट एग्जांपल यह है कि जो अपन टूथपेस्ट, आपको पता होगा ना, जिससे हम ब्रश करते हैं, तो टूथपेस्ट जो होता है उसको हम दबाते हैं ताकि ब्रश में टूथपेस्ट जो है वो निकल जाए, है ना। तो जो हम दबा रहे हैं ना, वो भाई साहब वो पास्कल का ही नियम है। वो क्या कर रहे हैं आप पास्कल रूल का प्रयोग कर रहे हैं, पास्कल लॉ का आप प्रयोग कर रहे हैं, वहां भी पास्कल का नियम ही काम आ रही है ना। और दूसरा बात, इसका प्रयोग और इसके अलावा कहां पर की जाती है? तो देखिए जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, क्या होती है? हाइड्रोलिक ब्रेक। उस हाइड्रोलिक ब्रेक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो आपकी होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, है ना, जो क्या होती है? हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, या फिर हाइड्रोलिक प्रेस होती है ना। हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, है ना। और जो आप टूथपेस्ट दबा रहे हैं ना, वो भी आपका उसी पे आ गया। वो सब के सब क्या करते हैं? किस कानून और किस सिद्धांत पे लागू होते हैं? वो पास्कल के सिद्धांत पर काम करते हैं।
है ना। सेशन को लाइक करते रहिए दोस्तों, सेशन को शेयर भी करते रहिए, ताकि हमें ये एहसास होता रहे, ये हमें मालूम चलता रहे कि ये सेशन जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छा है, आपको पसंद आ रहा है ना। आपको कितना पसंद आ रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा? आप लाइक करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो आप लाइक जो है वो जरूर कीजिए और शेयर भी किए, है ना, शेयर भी करिए। शेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि और अधिक स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच सके। 12 फरवरी 2022 वाली जो पेपर का हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इतना डिटेल से आपको एनालाइज दे रहा हूं ना कि अगर इस ये क्वेश्चन आ गया तब तो आप क्वेश्चन का आंसर देंगे ही देंगे। अगर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है यार, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है ना, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन कुछ भी, क्वेश्चन का ही क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा भी होता है, ठीक है ना, ऐसा भी होता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट? आपको इनकरेक्ट बताना है। जब हम प्रतिरोध को समांतर में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध शामिल प्रतिरोध में से सबसे छोटे में से छोटा होता है। बिल्कुल सही बात है। हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस का जो हमें टोटल मान निकल के आता है वो कम से कम निकल के आता है। इसीलिए तो हम जो बड़ी मशीनें होते हैं, बड़े जो मोटर्स होती हैं, वहां पर हम डबल अर्थिंग देते हैं। किस उद्देश्य से? कि उसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और रेजिस्टेंस का मान कम कर देंगे, ताकि लीकेज करंट आसानी से फ्लो होकर अंडरग्राउंड हो सके, है ना। यदि मान लीजिए कि आपका इस प्रकार से, देखिए ये है एक, ये देखिए ये देखिए इस प्रकार से मान लीजिए कि आपका क्या है, एक 2 ओम का है और ये एक 2 ओम का है ना, आपस में पैरेलल में कनेक्ट है। तो टोटल रेजिस्टेंस आरटी कितना आएगा? 1 ओम आएगी। कितना? 1 ओम आएगी। यानी कि 2 ओम का रेजिस्टेंस है, लेकिन आंसर टोटल रेजिस्टेंस आपका 1 ओम आ रहा है। तो यही कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस शामिल होने पर, जोड़ने के बाद हमें छोटे में से भी, छोटे से भी छोटा हमें आंसर मिलता है ना। बिल्कुल बात सही कह रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए। मल्टीमीटर से एमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर, कहने का मतलब मल्टीमीटर को हम एवोमीटर भी कहते हैं, एवोमीटर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी ऑप्शन नंबर 2 भी सही है ना। न तो ए और ना ही दो, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यही गलत है यार। ना तो ए और ना ही दो, सॉरी ना तो ए और ना ही दो, यानी कि कहने का मतलब ना तो ए सही है और ना ही 2 सही है ना। ये गलत बात है। 1 और 2 सही है दोनों। बोथ ए एंड 2, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 दोनों, सॉरी दोनों सही है यार, दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए गलत तो ये भी नहीं है और ना ही गलत ये है। इसका मतलब ना तो ए और ना ही 2 ये नहीं हो सकता, है ना। ना तो ए और ना ही 2 ये नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो ए सही ना तो 2 सही, लेकिन ये तो दोनों सही है ना। कंफ्यूजन करने वाली क्वेश्चन है। 1 और 2 दोनों, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। 75 वोल्ट के संभावित अंतर के माध्यम से 1 घंटे में 100 कूलम का चार्ज ट्रांसफर करते समय उत्पन्न गर्मी की गणना कीजिए। यानी कि आपको पता है कि चार्ज जब ट्रांसफर होती है तो हीट जनरेट करती है, और हीट जनरेट करती है ना, तो हीट के लिए फॉर्मूला होता है H बराबर I² RT। ये आपकी पहली फॉर्मूला। H बराबर V² R इंटू T, ये आपकी दूसरी फॉर्मूला। H बराबर V इंटू I इंटू T, ये आपकी तीसरी फॉर्मूला, है ना। 3 फॉर्मूला है, याद रखिएगा। तीनों फॉर्मूला को, इस सूत्र को हम इस्तेमाल में लेते हैं। देखिए H बराबर V कितना है? 75 वोल्ट, है ना। H बराबर 75 वोल्ट गुणे, अब I तो हमारे पास है नहीं, आपको पता है कि Q बराबर क्या होता है? I बराबर Q अपॉन T हो गया, है ना। Q कितना है? 100 कूलम, और टाइम है नहीं आपके पास, है ना, इंटू गुणे T। अब इसमें से देखिए आप T से T कट जाएगा, बचेगा क्या? H बराबर 75 गुणे 100, इसको हम लिख सकते हैं 7,500 गुणे 10⁻3, ये आया आपके K से। अगर इसको हम 75.10⁻3 लिखें तो बिल्कुल कोई गलत बात नहीं होगी। फिर हो गया 10⁻3, है ना, बराबर 7.5 गुणे 7.5 मेगा जूल, है ना। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7.5 मेगा जूल। अब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। दोबारा सुनिए, ये 3 देखिए
आपके लिए क्या है, फॉर्मूला है। हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किए, H बराबर वोल्टेज 75 है गुणे, अब आपके पास I तो है नहीं, तो I के लिए ये फॉर्मूला हमने यूज किया है ना। कूलाम हमारे पास चार्ज दिया गया है, कितने कूलाम का चार्ज है, 100 कूलाम का चार्ज है ना। और नीचे है टाइम, टाइम दिया नहीं है, टाइम से टाइम कट गया, बचा क्या 7500, के का मान होता है 10⁻3। जब इसको हम 1000 से भाग दे देंगे तो 7.5 बचेगा, है ना। फिर देखिए ये आ गया, के से 10⁻3 ये आ गया, और जब हम इसको पॉइंट यहाँ पर लगा दिए तो ये भी तो 1000 ही हो गया, 1000 को हमने 10⁻3 लिख दिया। फिर ये एक मेगा के बराबर हो गया, और 7.5 आपका क्या हो गया, कैलकुलेशन करने पे आ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना, आपको फॉल्स बताना है। घरेलू उपकरण एक दूसरे के समांतर में जुड़े हुए हैं, ये करेक्ट बात है, ये बिल्कुल सही बात है। यदि कई उपकरण एक ही सर्किट से जुड़े हुए हैं तो एक हो सकता है सर्किट में अधिभार, बिल्कुल सही बात है। सर्किट ओवरलोड हो सकती है, ये भी बात सही है। डीसी एक व्यक्ति को दूर फेंक देता है, जबकि एसी व्यक्ति एसी सोर्स से चिपका रहता है, ये बात गलत है। यानी कि जो डीसी होती है ना, ये क्या होती है, ये देखिए इस प्रकार से डीसी का वेवफॉर्म चलता है। ये क्या है, ये आपका टाइम है, ये क्या है आपका टाइम, और ये है डीसी का वेव, ये क्या है डीसी का वेव। यानी कि ये जो टाइम है ना, ये 0 है, ये 0 सेकेंड की टाइम है, ये क्या है, ये 0 चल रही है। यानी कि डीसी 0 पे आती ही नहीं है, और जब तक 0 पे नहीं आएगी तो ये न्यूट्रलाइज नहीं होगा, और न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो आपको मौका नहीं देगा ये छोड़ने का। लेकिन जो एसी होता है ना, एसी का जो वेव फॉर्म है वो इस प्रकार का होता है ना। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये 0 टाइम चल रही है ना, 0 टाइम, ये एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर ये 0 पे आ जाती है, और जब 0 पे आती है ना उसी टाइम पे आपको ये छोड़ेगी। लेकिन लो वोल्टेज के केस में ऐसा होगा, जिसको भी करंट का झटका लगेगा अगर लो वोल्टेज है, तो फिर इस टाइम पर जब करंट का वेव फॉर्म आएगा इस लाइन पर, इस मोमेंट पर, तो आपको एक झटके के साथ वो छोड़ सकती है, मतलब जिसको भी करंट लगेगा, है ना। लेकिन हाई वोल्टेज पे क्या होता है, ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, नैनो सेकेंड में, और मतलब कि छोड़ने का चांस नहीं है ना। तो गलती से भी देखिए हाई वोल्टेज से बचिए। आप देखते होंगे कि आज के टाइम पे तो 250 वोल्ट पे भी खतरे का निशान लगा होता है ना। तो हाई वोल्टेज की तरफ तो जाना भी नहीं है बिना काम का, बिना सेफ्टी का। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है। सबसे पहले सुनिए कि जो विद्युत होता है ना, इसका विख्याता कौन है। जो विद्युत होता है इसके बारे में एक्सप्लेन किसने किया, वोल्टा ने किया अपने एक्सपेरिमेंट में, है ना। निकोला टेस्ला ने किया अपने एक्सपेरिमेंट में, है ना। थॉमस भाई साहब हो गए, है ना। तो इन्होंने विद्युत के बारे में अपने अपने अनुसार ज्ञान दिए हमें। लेकिन जो चुंबकीय प्रेरण है, कौन सा प्रेरण, जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, इसके बारे में किसने हमें जानकारी दी, फैराडे भाई साहब ने जानकारी दी। किसने दिया, फैराडे भाई साहब ने। और विद्युत जनरेटर जो है यही आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है विद्युत जनरेटर। अब देखिए, विद्युत वोल्टा, निकोला और थॉमस ने दिया विद्युत के बारे में जानकारी, और चुंबकीय प्रेरण के बारे में किसने दिया, फैराडे ने दिया, है ना। कि मतलब चुंबक से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से हम चुंबक तो बना ही लेते हैं, है ना। नीचे दिए गए सर्किट में एमीटर की रीडिंग क्या होगी। एमीटर की रीडिंग सिंपल से देखिए, ये है आपका 1 ओम, ये भी है आपका 1 ओम, ये है 2 ओम, ये भी है 2 ओम, ये है 3 ओम, यहाँ पर भी है 3 ओम, और ये है 4 ओम, है ना। सिंपल सी बात है, ये पैरेलल में होंगे तो 0.5 इसका आ जाएगा, टोटल करेंगे तो ये 1 ओम इसका फाइनल आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1.5 ओम प्लस ये है 4 ओम, है ना। 4 1 5 6 7, कितना हो गया 7 ओम। अब आपको क्या बोला है कि एम्पियर मीटर में करंट ना, तो I बराबर V/R, वोल्टेज कितना है, ये रहा 14 वोल्ट, कितना है 14 वोल्ट बटा 7, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। 2 एम्पियर इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। किस लॉजिक गेट को यूनिवर्सल गेट के नाम से भी जाना जाता है। हम नैंड गेट को जानते हैं, किसको, नैंड गेट को। अब नैंड गेट में ऐसा क्या खासियत है, जो आपका नैंड गेट होती है ना, इस नैंड गेट से भी हम नॉट गेट भी बना सकते हैं, नोर गेट भी बना सकते हैं, और गेट भी बना सकते हैं, और एंड गेट भी बना सकते हैं। यानी कि हम इससे नॉट, नोर, और एंड सभी प्रकार की गेट जो है इसके तरह हम इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसीलिए यूनिवर्सल गेट की इसको यूनिवर्सल गेट का नाम दिया जाता है। लेकिन यूनिवर्सल गेट जो है ये किस गेट के समान होता है, ये और गेट के समान होता है। कैसे, जो और गेट का
और उल्टा इनपुट होगा ना, और गेट का जो उल्टा इनपुट होगा उसी के जैसा आपका नैंड गेट होता है। ये जो नैंड गेट है ये नॉट प्लस और गेट से, सॉरी एंड गेट से, नोट प्लस एंड गेट से मिल करके क्या बनती है, हमारी नैंड गेट बनती है ना। क्या बनेगी, नैंड गेट। और इसका आउटपुट क्या होगा नैंड गेट का, कमेंट में जरूर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क ट्रोपोलॉजी पदानुक्रमित ट्रोपोलॉजी है। ये सिंपल सी बात है, ट्री वाली जो होती है यही होती है। लेकिन आज के टाइम पे इसका अपन यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है ना ये बहुत ज्यादा होती है। वोल्टेज ड्रॉप इसमें क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और देखिए क्या होता है इसमें कि जैसे ये स्टार के जैसे चारों तरफ इसमें ब्रांच निकले होते हैं, है ना, इस प्रकार से इसमें चारों तरफ ब्रांच निकली होती है। ये देखिए ऐसे इसमें बहुत सारे ब्रांच निकाल दिए जाते हैं। तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि देखिए कई जगह पे ज्वाइंट है, ये जो ज्वाइंट है ना ये जगह जगह पे ज्वाइंट है, जिससे क्या हो जाता है कि अगर कहीं पर फॉल्ट आता है ना तो सारे ज्वाइंट को चेक करना पड़ता है। फॉल्ट को ढूंढना बहुत मुश्किल है। और इसमें वोल्टेज ड्रॉप, मान लीजिए कि जो एंड में जो विद्युत उपकरण लगी होगी, चाहे वो लैंप हो चाहे हीटर हो कुछ भी हो, उसको लास्ट वाले को बहुत कम वोल्टेज मिलता है, क्योंकि इधर सारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, है ना। इसीलिए क्या है ये ट्री प्रणाली आजकल यूज नहीं किए जाते। लेकिन इसका एक फायदा भी है। फायदा क्या है कि ये बहुत कम खर्चा लेता है। निम्नलिखित लॉजिक गेट की सरलीकृत बूलियन अभिव्यक्ति कीजिए, है ना। क्या हो गया, क्या होगा इसका बूलियन सारणी। देखिए यहाँ पर ए है, सॉरी यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी, है ना। यहाँ पर क्या है ए इंटू बी, सॉरी ए और बी, तो यहाँ पर आएगी ए इंटू बी, और यहाँ पर क्या आएगा ए आएगा, है ना, ए आएगा। अब इसके आउटपुट में क्या आएगा ए प्लस ए बी, है ना, ए प्लस ए बी। अब देखिए ए प्लस जो ए बी होता है ना, यदि हम इसमें से ए को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगी, है ना, जो कि ए के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आ गया फाइनल ए, और ये इधर से बी, तो क्या हो गया ए प्लस बी। ये क्या है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ए प्लस बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आ गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से, है ना। तो रेडियो ऑपरेटर जो है इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप भी इलेक्ट्रॉनिक वाले चैप्टर को जरूर, उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा डिटेल से हमने बात किया है। जितने सारे लॉजिकल गेट है, जितने सारे गेट हैं, सभी पर हमने डिटेल से बात किया हुआ है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, उसका लिंक वीडियो का आप जरूर देखना। बीसीडी, हाँ बीसीडी क्या होता है, ये होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल योजना का उपयोग करता है। डेसिमल अंकों को कोडित करने के लिए बिट्स कितने होते हैं, है ना। तो कितने बिट्स होंगे, ये 4 बिट्स होते हैं, है ना। कितने बिट्स, 4 बिट। अभी देखिए 32 का बाइनरी क्या होगा, 32 का बाइनरी क्या होगा, जैसे कि 1 2 2 4 8 16 फिर 32, फिर क्या होगा 32। हम 32 का निकाल रहे हैं तो कितना होगा इसका बाइनरी। देखिए अगर हम 16 ना लिखते तो देखिए 16 4 20 8 28 30 1 31 होता है ना। यानी कि 32 हमें पूरा कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 32 को हमें ऑन रखना पड़ेगा, 32 को ऑन, बाकी सबको ऑफ रखिए, सबको ऑफ रख दीजिए। ये क्या हो गया, ये आपका बन गया। देखिए बहुत ही आसानी से 32 का बाइनरी क्या हो गया, ये हो गया। अगर हम 16 की बाइनरी देखें तो देखिए 16 की बाइनरी हम यहाँ से 16 को ऑन रखिए, बाकी सबको ऑफ रख दीजिए, ये 16 की बाइनरी हो गया। अगर 8 चाहिए तो 8 को ऑन रखिए, बाकी सबको ऑफ रख दीजिए, ये 8 का हो गया। 4 का चाहिए तो 4 को आप रखिए ऑन, बाकी सबको रखिए ऑफ, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसका बाइनरी, ये डेसिमल में है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, एएम रेडियो प्रसारण रिसीवर में उपयोग किया जाने वाला सबसे आम डिटेक्टर कौन सा है ना। विभेदक या अनुपात डिटेक्टर, लिफाफा डिटेक्टर, यानी कि जिसको हम इन्वॉल्व डिटेक्टर कहते हैं, तो यही होता है आपका इन्वॉल्व डिटेक्टर। ये एक्चुअल में इन्वॉल्व डिटेक्टर का काम क्या होता है ना, वो देखिए इन्वॉल्व डिटेक्टर का काम होता है जैसे कोई सिग्नल है, ये देखिए ये जैसे कि कोई सिग्नल है, ये क्या एक सिग्नल है, इसी प्रकार से कई सारे सिग्नल हैं जिनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, जिसका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। उस एम्पलीट्यूड का के मान का पता लगाने के लिए, उस सिग्नल के एम्पलीट्यूड के मान को पता लगाने के लिए हम लिफाफा डिटेक्टर यानी कि इन्वॉल्व डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं।
यही आपका क्या है, लिफाफा डिटेक्टर का उपयोग, है ना। तो चलिए, इस सेशन में इतना ही क्वेश्चन है, टोटल 50 ही क्वेश्चन है ना, टोटल 50 क्वेश्चन है। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल सुबह फिर से आपको इसका दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, कंटेंट तैयार करने में काफी मेहनत लगता है और काफी टाइम भी लगता है, बट हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। हमारा तो काम ही है मेहनत करना, आपके लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने भाइयों के लिए हमारा मेहनत करना हमारा काम ही है ना। तो बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, है ना। बस आपका इतना सा ही काम है, आप अपना काम शिद्दत से कीजिए, मैं अपना काम पूरे ईमानदारी से कर रहा हूं, है ना। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में फिर से धमाल मचाने के लिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, और दिल से आप सभी को लव यू, थैंक यू।